हिंदीतर भाषी हिंदी लिखने में सक्षम हो सकें, हिंदी सीख सकें सरल ढंग से, उनके लिए आपको क्या मार्गदर्शन है? किसी भी विजातीय या विदेशी भाषा को उसकी यथार्थ उच्चारण पद्धति के अनुरूप समझने के लिए उस भाषा भाषी समुदाय के साथ जीवंत संपर्क आवश्यक है। जैसे महापंडित राहुल सांकृत्यायन तिब्बत गए, तिब्बती भाषा को उनको ठीक ज्ञान था नहीं, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो वहाँ जो है तो ऐसे ही पंक्ति में बैठे लोगों के साथ खाने के लिए, तो उसमें बॉइल्ड राइस जो है, इसको आप भात कहते हैं, परोसा गया। और भात को और लोग बोल रहे थे जो है क्या उसके लिए कुछ शब्द इस्तेमाल कर रहे थे तिब्बती भाषा का, है उनकी समझ में आ नहीं रहा था। अंत में हाथ में भात लिया और पानी से उसको धोया, शुद्धोदन। गौतम बुद्ध के पिता से आशय था, तो बचाओ भात हाथ में लेकर उसको पानी से धोकर ऐसे ऐसे किया हाथ से, तो बताया कि ये शुद्धोदन। समझ गए कि शुद्धोदन से तात्पर्य है पाइफन। इसके लिए तिब्बती शब्द है पाइफन। वो बोल रहे थे वे लोग पाइफन, इनको समझ में आ नहीं रहा था। तो उन्होंने जानना चाहा, जिज्ञासा की, तो हाथ में भात लेकर उसको पानी से धो करके संकेत में बताया, और इस समझ ली शुद्धोदन, ओदन भात को कहते हैं, समझ गए ना। चूंकि बुद्ध का प्रसंग चल रहा था, प्रसंग के अनुसार इन्होंने ठीक आशय समझ लिया। तो ये जो है एसोसिएशन भाषा को समझने के लिए, और इस बात पर बड़ा जोर दिया है महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने। तो एसोसिएशन जो है, साहचर्य, वो संभव ना हो तो संभव न हो तो तब ज़्यादा कठिनाई है। और कठिनाई के बाद भी जो फोनेटिक्स है लैंग्वेज का अपना, उस पर कमांड संभव नहीं है। इतर ढंग से अगर भाषा को सीखने का प्रयास किया जाए साहचर्य छोड़कर, तो उसमें सब कुछ तो हो सकता है, मगर फोनेटिक्स जो है उस पर अधिकार असंभव है। बंगला भाषी है, मराठी भाषी है, हाँ, बंगला भाषी है, मराठी भाषी है, तो उसके लिए तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए हिंदी सीखने में। परेशानी होनी नहीं चाहिए, पर जो एकदम अपरिचित है उस भाषा से, उसको तो कठिनाई होगी ना, चाहे मराठी हो या गुजराती हो, कोई भी भारतीय भाषा हो। हिंदी सरल भाषा है, कठिन भाषा है? हिंदी जो है अपने आप में तो सरल है, मगर सरलता के व्यामोह में अभिव्यक्ति के साथ अतिचार उचित नहीं है। कोई किसी भाषा में कुछ शब्द सरल हो या क्लिष्ट हो, यह तो व्यक्ति सापेक्ष है। कोई शब्द अगर किसी और लोगों के लिए कठिन है, हो सकता है वह मेरे लिए सरल हो, चूंकि मैं पूरी तरह अवगत हूँ उसके अर्थ से, उसके प्रयोग से।
वो सुपरिचित शब्द है मेरे लिए, इसलिए औरों के लिए क्लिष्ट होते हुए मेरे लिए वो सरल है। तो सरल और क्लिष्ट का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है भाषा में, जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण का सवाल है। अभिव्यक्ति का प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भाषा में किसी शब्द के सरल कठिन होने के बजाय अभिव्यक्ति का जो प्रश्न है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब सरल शब्द के प्रयोग के चलते अगर अभिव्यक्ति के साथ हम न्याय नहीं कर पाते हैं तो ये उचित नहीं है। लेकिन बहुत सारे रचनाकार साहित्यकार हुए हैं, जैसे कि प्रेमचंद है, उनकी भाषा सरल है, सहज है, और जयशंकर प्रसाद की रचना है वो संस्कृत निष्ठ है, क्लिष्ट है। तो जो जिसकी मातृभाषा, जिसकी हिंदी कमज़ोर है, भाषा का स्वरूप जो है वो किसी की चिंतन पद्धति पर निर्भर है, और विषय के अनुसार भी भाषा अपना रूप बदलती है। अगर बहुत जटिल कोई दार्शनिक विषय हो और उसका विवेचन करना हो तो वो जो है व्यावहारिक स्तर की भाषा वहाँ कारगर नहीं हो सकती है, क्योंकि उस दार्शनिक विषय से संबंधित पारिभाषिक शब्दों के होने से भाषा की अभिव्यक्ति वहाँ कठिन होगी। जो बौद्धिक लोग होंगे वही ग्रहण कर सकेंगे उसको सही रूप में। तो फिर भाषा की राजभाषा जो नीति भारत सरकार की है कि सभी केंद्रीय कर्मचारी हिंदी में काम करें, तो नीति सफल कैसे होगी जब आप... निराला ने कहा है बहुत अच्छा कि जो है तो लोग साल में 13 बार चिल्लाते हैं कि भाषा सरल होनी चाहिए, हिंदी सरल होनी चाहिए, मगर कोई एक बार भी नहीं बोलता है कि लोगों के ज्ञान का स्तर जो है ऊपर उठना चाहिए, नए नए शब्दों का लोगों को ज्ञान हो, लोगों का शब्द भांडार अधिक से अधिक बृहत हो, इसकी चिंता नहीं लोग करते हैं, समझ गया ना। तो ये विचार उनका बहुत ही तर्कसम्मत और बहुत ही मेरी दृष्टि में ग्राह्य है। हिंदीतर भाषी लोग कहते हैं कि लिंग विधान बड़ा कठिन है। अब निराला की भाषा कठिन है, हिंदी कवियों में निराला की जो भाषा कठिन है, दिनकर की बहुत सरल है। इसका ही मतलब थोड़े हुआ कि जो है दिनकर निराला से श्रेष्ठतर कवि हो गए, या निराला से दिनकर की जो साहित्यिक उपलब्धि है उत्कृष्टतर है। एक ही कविता जो है राम की शक्ति पूजा लिख के अमर हो गए, कई कविताएं लिखी मगर राम की शक्ति पूजा कविता में जो कीर्ति उन्हें दिलाई इस कविता ने, उसका तो कोई जवाब नहीं है। और उसकी भाषा देखिए, अभिव्यक्ति पद्धति देखिए, बहुत जटिल है। तो कुछ पंक्तियां सुनाएं आप उनकी, याद हो तो। पंक्तियां तो याद नहीं ना है, तो कहते हैं लोग कि जो है वो एपिक इन लिरिक है, हाइपेरियन जो है इसी किट्स की हाइपेरियन, उसको भी लोग बताया है समालोचकों ने कि वो एपिक इन लिरिक का एक आदर्श दृष्टांत है। उसके जोड़ की कविता निराला की है, राम की शक्ति पूजा, इसको भी लोग एपिक इन लिरिक कहते हैं। गीति काव्य के रूप में महाकाव्य के भावबोध की अभिव्यक्ति, यही वैशिष्ट्य है राम की शक्ति पूजा। बहुत बृहत काव्य रचना है। हिंदीतर भाषी कहते हैं कि लिंग विधान जो हिंदी का है, हिंदी में लिंग विधान बहुत कठिन है। जैसे कि अब मेज कुर्सी स्त्रीलिंग है तो मेज पुल्लिंग है, ये कहाँ से मतलब है? ये जो है लिंग के बारे में संस्कृत में भी एक है उक्ति व्याकरण की कि
लिंगस्य लोकाश्रयत्वम, लोक पर आधारित है। लोग जैसे प्रयोग करते हैं और जो प्रयोग जिस लिंग में रूढ़ हो जाता है वो मान्य हो जाता है, समझिए ना। इसके लिए कोई जो है बना बनाया कोई मानदंड नहीं है। किसी भी शब्द के लिंग निरूपण के लिए कोई बना बनाया मानदंड नहीं है। लोक जिह्वा पर शब्द जिस लिंग में रूढ़ हो गया है वही मान्य हो जाता है। व्याकरण भी जो है तो उसको मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहा नहीं कि रूढ़ि योगम अपहरति, रूढ़ि जो है नियम का अपहरण कर लेती है, समझे ना। जैसे कस्टम प्रिवेल्स ओवर प्रिसेप्ट, इसके लिए अंग्रेजी में इसका इक्विवेलेंट जो है प्रोवर्ब यही है। कस्टम प्रिवेल्स ओवर प्रिसेप्ट। लिंग के बारे में रूढ़ हो गया है, लेकिन अब हिंदीतर भाषी नहीं जान पाता है कि भाई ये बस जो है स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त है। कम से कम तो इतना क्या है, जो संस्कृत के जो शब्द है उसको तत्सम आप हिंदी में कहते हैं, समझ ना। उनका संस्कृत में जो लिंग निर्धारित है स्थापित है उसी का पालन करना चाहिए। और दिक्कत ये है कि हिंदी में दो ही लिंग है, संस्कृत स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और संस्कृत में तीन है, न क्लीव लिंग भी है, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर वाले जो शब्द संस्कृत के हैं वहाँ जो है हिंदी में कोई एक स्थिर कोई मानदंड नहीं है। जैसा लोगों ने मान लिया, जैसा कि प्रयोग प्रचलित हो गया है, लौकिक रूप में जो रूढ़ हो गया है वो वही चलता है। उसमें हमारी जो है हमारा कोई हर्षधर्मिता वहाँ हमारी काम नहीं कर सकती है। हिंदी शुद्ध लिखने के दौरान किन किन बातों का हम ध्यान रखें, हिंदी शुद्ध लिख पाएँ, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि हिंदी को वाक्य सही लिख जहाँ पाएँ? तक हो, हर भाषा का अपना व्याकरण है, हिंदी का भी है। तो हिंदी हिंदी का मेरुदंड संस्कृत है जरूर, मगर अन्य भारतीय भाषाएं, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं से भी लिए गए शब्दों का प्रयोग बहुतायत से होता है हिंदी में। हिंदी जो है एक मिश्र भाषा है, समझे ना। जैसे कि अंग्रेजी भी एक मिश्र भाषा है, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, तमाम भाषाओं के, यहाँ तक ये संस्कृत, अरबी, फारसी, तमाम भाषाओं के शब्द इंग्लिश भाषा में रच पच गए हैं। पर अंग्रेजी की खूबी यह है कि अंग्रेजी ने उसको अपने ध्वनिगत सांचे में ढाल कर लिया है। जैसे फारसी का तूफान जो है वो अंग्रेजी में टाइफून हो गया। अपना जो ध्वनि फोनेटिक जो उसका अपना जो है सांचा, उसमें उसने ढाल करके उसको अपने ग्लोसरी में ग्रहण किया है, आत्मसात किया है। अब मैगजीन जैसे है, अरबी का मखजिन, वो मैगजीन हो गया, मैगजीन के रूप में उसको ये मैगजीन पत्रिका, मैगजीन मतलब पत्रिका, बारूद। मैगजीन के बहुत से अर्थ हैं। मैगजीन जो है तो वो जो होता है स्ट्रैप जिसमें गोलियां होती हैं बंदूक वगैरह की, उसको मैगजीन कहते हैं। मैगजीन खजाने को भी कहते हैं मखजिन, समझे ना। आर्सेन को भी कहते हैं, अस्त्रशाला जो है, शस्त्रशाला। बहुत से अर्थ है। किसी ये भी एक भ्रम है बहुत लोगों को रहता है कि किसी शब्द का कोई एक ही अर्थ हो, ऐसा नहीं है।
कोई भी ऐसा शब्द नहीं जिसका एक ही अर्थ होता हो। कोई शब्द नहीं है, हाँ, कोई शब्द नहीं ऐसा है। पॉली जिसको कहते हैं अंग्रेजी में पॉलीसेमी, लेयर्स ऑफ मेनी मीनिंग्स। तब यही है कि बहुत सारे अर्थों में कुछ अर्थ होते हैं जो अप्रचलित हो जाते हैं, कुछ जो करंट होते हैं, चलन में रहते हैं, उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। बढ़िया ना। मगर ये नहीं सोचना चाहिए कि जो कोई एक ही अर्थ होता है, कोई ऐसा शब्द नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच बदलने से भी शब्द के अर्थ बदल जाते हैं। अब अंग्रेजी का बैट लीजिए, यानी अंग्रेजी का बैट लीजिए आप, बैट, BAT बैट। अब उसका कोई अर्थ आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? बैट बल्ला भी हो गया, चमगादड़ भी हो गया। हाँ, तब क्या अर्थ उसका है? निश्चित अर्थ उसका समझने के लिए प्रसंग को समझना होगा। किसी भी शब्द के अर्थ के निर्धारण में उस प्रसंग का विशेष महत्व है, जिस प्रसंग में उसका प्रयोग हुआ होता है। प्रसंग के आधार पर ही अर्थ का ठीक निर्धारण हम कर सकते हैं। अनेक अर्थों में कौन अर्थ यहाँ है शब्द का, जो उसके प्रसंग के आधार पर ही संभव है। वही एक आधार है जिस पर समझ सकते हैं। बैठ, कोई भी शब्द लीजिए आप, बहुत से अर्थ उसको होते हैं। हिंदी में देखिए, हमने दिखाया आपको अपनी रचना में आत्मा के कितने अर्थ होते हैं। लोग समझते हैं जीवात्मा ही केवल अर्थ उसका, ये भ्रम है। जीवात्मा जिसको अमर कहा गया है, अंतःकरण को भी कहते हैं, चित्त को भी कहते हैं, यहाँ तक कि शरीर के अर्थ में भी आत्मा शब्द का प्रयोग है हमारे शास्त्रों में। तो आत्मा का प्रयोग किस अर्थ में कहाँ है, यह जानने के लिए उस प्रसंग को देखना होगा जिस प्रसंग में उसका प्रयोग हुआ है। दूसरा कोई उपाय नहीं है उसके निश्चित अर्थ तक पहुँचने का। लेकिन ये भी तो है, जो आत्मा का जो विभिन्न अर्थ जानता हो वही प्रसंग के साथ तालमेल कर सकता है ना। जानकारी जरूरी है पहले ना। अब आप कहते हैं कि सरल और कठिन शब्दों की बात कर रहे थे। शब्दों का अधिक से अधिक ज्ञान हो, शब्द भंडार हमारा बृहद से बृहत्तर होता जाए, यह क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए ये कोई आप ग्रंथ पढ़ रहे हो, कोई शास्त्रीय ग्रंथ हो प्राचीन काल का, अब उसमें जो है तो जो शब्द आया है उसको अब अगर नहीं जानते हैं तो उसमें बहुत सारे, जैसे वृक्ष के अनोखा प्रयोग मिलेगा। अनोखा का प्रयोग नहीं होता है आजकल। मगर ये जानना इससे जरूरी है कि नहीं जानिएगा तो जहाँ प्रयोग इसका हुआ है शास्त्र में, उसको आप कैसे ठीक समझ पाइएगा? इसलिए जानना जरूरी है। और ज्ञान का भंडार, शब्द ज्ञान का भंडार अधिक से अधिक विकसित होना इसी दृष्टि से काम्य है। कोई भी भाषा हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, दुनिया की कोई भी भाषा हो, उस भाषा में रचित ग्रंथों को ठीक ठीक समझने के लिए जरूरी है कि उस भाषा से संबंधित जो शब्द भंडार है वो हमारा अधिक से अधिक रिच हो, अधिक से अधिक समृद्ध हो। तो शब्द भंडार कैसे बढ़ाया जाए, क्या उपाय है? शब्द भंडार बनाने के लिए लिटरेचर का अध्ययन हो, और व्यापक अध्ययन लिटरेचर का बहुत जरूरी हो। भाषा के में रचित जो साहित्य है उसका खूब गहन व्यापक अध्ययन हो, और शब्दकोशों से हम परहेज न करें। आजकल के पढ़े लिखे लोग शब्दकोश देखने और उलटने में जो है सो अपनी हेठी समझते हैं, मानहानि। ये बहुत भारी जहालत है।
तमाम भाषाओं के शब्दकोश रखिए। किसी भी अपनी एक भाषा पर अधिकार के लिए अनेक भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। हर व्यक्ति को बहुभाषाविद होने का प्रयास करना चाहिए। अधिक से अधिक भाषाओं का ज्ञान अर्जन करे, तभी वो अपनी भाषा में भी सृजनात्मक साहित्य के स्तर पर अधिक से अधिक जो है उत्कर्ष के साथ सफल हो सकता है। जैसे हिंदी में केवल हिंदी की जानकारी काफ़ी नहीं है, संस्कृत की भी जानकारी हो, अंग्रेजी की भी जानकारी हो, अधिक से अधिक और भी जो भाषाएं उनकी जानकारी हमको, जितनी जानकारी हमारी अन्य भाषाओं के बारे में बृहत होगी उतना ही हम अपनी भाषा को अधिक से अधिक जो है समृद्धता प्रदान करने में समर्थ और सफल हो। पॉलीग्लॉट स्कॉलर होना चाहिए, बहुभाषा भी। इस प्रवृत्ति का बड़ा अभाव हिंदी वालों में हम देखते हैं, समझ गया ना। यही कुपंडुकता के चलते संस्कृत डेड लैंग्वेज तक करार हो गई। इस प्रवृत्ति के हिंदी वाले शिकार न हो, यही मैं कामना करता हूँ। नए नए जैसे कि नए नए कंसेप्ट, नए नए संप्रत्यय जो है प्रकाश में आ रहे हैं, उनके लिए पहले से कोई शब्द नहीं है, आपको शब्द गढ़ने की जरूरत है। नए शब्द के क्वाइनेज की भी एक खास पद्धति है। जैसे उदाहरण के लिए लीजिए, जैसे आज के समय में ज्योतिष में कंप्यूटर का जो है प्रयोग बहुत बढ़ गया है, समझ गया ना। उस दृष्टि से एक नए शब्द की जरूरत है। अब कैसे बनाया जाए, तो इसकी भी एक पद्धति है। जैसे कंप्यूटिश, कंप्यूटर का जो है तो शब्द का पहला अर्धांश जो है और दूसरे शब्द ज्योतिष का उत्तरार्ध, दोनों का संयोग करके, दोनों के कॉम्बिनेशन से एक शब्द बन गया कंप्यूटिश। ये यह खूबी अंग्रेजी भाषा में सबसे ज्यादा हम देखते हैं। नए शब्दों के निर्माण में इस पद्धति का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में बहुत ज्यादा हुआ है और अनुकरणीय है। जैसे टाइगर और लॉयन का जो क्रॉस है, एक नया कंसेप्ट, इसके लिए एक नया शब्द अंग्रेजी में गढ़ लिया गया, लॉयन और टाइगर। लॉयन का LI और टाइगर का GR, लाइगर। इस तरह से एक शब्द बन गया। आजकल होटल के साथ साथ जो है सो कार रखने की भी व्यवस्था रहती है, अपना वाहन, उसके लिए एक शब्द बन गया मोटेल, मोटर एंड होटल। ये दोनों को मिला, मोटर के पूर्वांश और होटल के उत्तरांश, दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक शब्द बना दिया, मोटेल। इस तरह से सैकड़ों शब्द हैं जो निर्मित हुए और बाजाप्ता भाषा में प्रचलित है। यह प्रवृत्ति भी हिंदी में बहुत कम दिखाई देती है। इस प्रवृत्ति को भी अपनाने की जरूरत है और भाषा की अधिक से अधिक समृद्धता हम चाहते हैं। किसी भी स्तर पर दकियानूसी श्रेयस्कर नहीं है, उन्मुक्त होना चाहिए। जरूरत के मुताबिक अन्य किसी भाषाई स्रोत से शब्द लेने में किसी तरह का संकोच, खरीद नहीं होना चाहिए।
ये कोई अपमान की बात नहीं है। अब हिंदी शब्द को लीजिए, हिंदी हिंदू ये शब्द क्या है? ये विदेशी शब्द है, फारसी के हैं। आजकल के पंडित लोगों तथा किसी जो हिंदूवादी संगठन जो है दकियानूस, वे लोग इसको खामखा संस्कृत शब्द साबित करने की जो है हास्यास्पद कोशिश कर रहे हैं। सिंधु से हिंदू हो गया, सिंधु से सिंध, सिंध से हिंद, हिंद से हिंदी। फारसी में स जो है वह उच्चारित होता है। समझ गया ना? इस तरह से हिंदी शब्द जो है मूलतः संस्कृत फारसी का है, और फारसी के शब्द को हमने अपने शब्दकोश में ले लिया है, और विशेष इसको तात्पर्य और अर्थ से इसको मंडित हमने किया है। तो ये कोई अपमान की बात नहीं है। इसको अपमान की बात क्यों समझते हैं लोग, और खामखा इसीलिए इसको संस्कृत शब्द साबित करने की जरूरत क्यों करते हैं? ये बात समझ में नहीं आती है। तमाम जो भाषा वैज्ञानिक हुए हमारे देश के और विदेशी भी, सब ने इस बात को स्थापित रूप में मान्य किया है। यह शब्द जो है हिंदी हिंदू ये सब मूलतः फारसी शब्द है। यहाँ तो बहुत तरह की विडंबनाएं इस देश में हो रही हैं, क्या कीजिएगा। अब जो है थोड़ा सा